हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये विषय है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। ये एमएसपी अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, चाहे वो मीडिया में हो चाहे न्यूज़पेपर पे हो। इसका मूल कारण ये है, कृषि बिल 2020 में जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनका दिमाग में ये संशय सा हो गया है कि एमएसपी जो है ये सरकार आगे जाके ये जो है व्यवस्था को ख़त्म करने वाली है। इसलिए एक डर का माहौल उनके बीच में बैठ गया है। तो ये तो हुआ करंट अफेयर्स से संबंधित बात। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमएसपी एफआरपी दो जो है टर्म एमएसपी और एफआरपी, इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आता ही है एमएसपी क्या है, सीएसीपी है क्या, एफआरपी है क्या, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े। तो चलिए समझते हैं एमएसपी क्या है। तो फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा कृषि बुआई के पूर्व, चाहे वो रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, उसके बुआई के पूर्व एक विभिन्न फसलों के संबंधित, चाहे वो रबी फसल हो उस समय या खरीफ फसल हो उस समय, जितने फसलें हैं उनका न्यूनतम दर घोषित किया जाता है कि इस न्यूनतम दर से कम दर पर कोई भी सरकारी एजेंसी उस संबंधित फसलों का क्रय नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि एमएसपी अगर निर्धारित कर दिया जाता है, मान लेते हैं 1 क्विंटल वीट क्या 1250 रुपया, तो जितने सारे सरकारी एजेंसी हैं देश में, चाहे लैम्प्स हो चाहे अन्य हो, वो वीट को 1250 रुपये से कम मूल्य पे नहीं खरीदेंगे, है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप समझ गए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर घोषित क्यों सरकार के द्वारा की जाती है। तो घोषित कब की जाती है? फसल बुआई के पूर्व, चाहे वो रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो। तो बुआई के पूर्व ही क्यों घोषित की जाती है, बाद में क्यों नहीं की जाती है? तो पूर्व में इसलिए घोषित किया जाता है ताकि किसान को एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, प्रोत्साहन मिल सके कि चलो पिछला बार जो था यही वीट को 1150 रुपया में सरकार खरीदी थी, इस बार 100 रुपया अधिक मूल्य पे खरीद रही है। तो चलो हम लोग कृषि जो है वीट पर अधिक से अधिक ध्यान दें और अधिक से अधिक उपज करने का प्रयास करें ताकि मुनाफा मिल सके। समझ में आ रही बात? ये तो वैसा ही हुआ कि स्कूल में जैसे कोई टीचर हैं, वो बोल दिए कि चलो जो भी बच्चा, ठीक है, 10 में से 8 नंबर लाएंगे मैथ्स के टेस्ट में, उन्हें ये पेन मिलेगा। तो हर बच्चा कोशिश करेगा ना कि 10 में से 8 से अधिक लाए ताकि पेन मिले, एंकरेजमेंट हो, एक बेहतर माहौल बने। उसी प्रकार से यहाँ भी सरकार वही चाहती है कि किसान को अगर ये मालूम पड़ जाए कि चलो ये फसल की पिछले फसल की तुलना में अधिक एमएसपी मिल रही है, तो एंकरेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा फसल का खेती करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। और इससे सरकार को लाभ होगा कि सरकार का खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, भंडारण के अधिक से अधिक होगी और पीडीएस प्रणाली में भी अधिक से अधिक खाद्यान्न पहुंच सकते हैं ना। समझ में आ गया बात ना।
अब अगला प्रश्न ये उठता है कि एमएसपी घोषित कौन करता है, कोई कमेटी है और कितने फसलों के लिए ये घोषित की जाती है। तो आइए इसको समझते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये भी प्रश्न उठ सकता है कि एमएसपी का शुरुआत कब से हुआ। आइए हम शुरुआत से चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए एमएसपी के लिए एक स्वामीनाथन कमेटी बनी थी। स्वामीनाथन ना, वही स्वामीनाथन है, एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके भारत देश में आए थे और उन्हें ही कहा जाता है भारत देश का हरित क्रांति के जनक, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन कमेटी ने 1965 में ये कहा कि जितना भी किसानों के द्वारा कृषि कार्य करने में जो भी आउटपुट या एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसका कम से कम 1.5 गुना, ठीक है, मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। सही बात है भाई, आखिर किसान को मूल्य ना मिले तो कृषि कार्य क्यों करेगा। तो उसी को आधार मानते हुए भारत सरकार ने एमएसपी का शुरुआत किया वर्ष 1965 से। अब एमएसपी जो है कितने फसलों के लिए ये घोषित की जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो एमएसपी जो है 25 फसलों के लिए घोषित की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने फसलों के लिए, 25। तो इसमें तो रबी फसल भी शामिल होंगे ना, और खरीफ फसल भी शामिल होंगे। लेकिन इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस 25 फसलों में से एक फसल जो है कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं, गन्ना, ठीक है, शुगर केन, गन्ना के लिए निर्धारित की जाती है। लेकिन वो निर्धारण जो है मूल्य, वो एमएसपी नहीं कहलाकर आपका एफआरपी कहलाती है। अब जानते हैं एफआरपी क्या है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो एफ से होता है फेयर एंड, यहां पे कर देते एफ से फेयर एंड, आर से रेम्यूनरेटिव और पी से प्राइस। मतलब गन्ना के लिए जो निर्धारण किया जाता है सपोर्ट प्राइस, उसे कहते हैं एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये याद रखिएगा। आपको मालूम है ना, बिहार हो गया चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें गन्ना का फसल सबसे अधिक होता है। और वही गन्ना का जो होता है एक वर्ष को निर्धारित की जाती है, उससे पेराई वर्ष भी कहा जाता है। तो गन्ना जानते हैं ना, सबसे अधिक कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार में। और चीनी का जो उत्पादन होता है, फिल्टर्ड उत्पादन जो होता है, ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सबसे अधिक की जाती है। मतलब गन्ना बना, लेकिन वो कच्चा गन्ना वो फिल्टर होके कहाँ पहुँच जाती है, महाराष्ट्र, फिर वहाँ से वो चीनी के रूप में, शुद्ध चीनी के रूप में हमारे पास आती है ना। अब आगे चलते हैं, आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस किस कमेटी से होकर गुजरती है और अंततः भारत सरकार के द्वारा घोषित की जाती है। जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए ना। हर चीज़ एग्जाम के नज़रिए से नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी मीडिया में जो चर्चा का विषय है उसको भी ध्यान में रख के पढ़ने से मन ठीक रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषित की जाती है, इसमें हम 2 कमेटी को देखेंगे। पहला हम लोग जानेंगे CACP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है CACP का, ठीक है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल
प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट्स एंड प्राइस। देखिए सी से कमिटी हुआ, ए से एग्रीकल्चर हुआ, सी से कॉस्ट हुआ और पी से प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CACP ये तय करती है कि आखिर कौन कौन फसल का कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष घोषित किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ पैमाना होते हैं, कुछ स्केल होते हैं, लगभग 20 से 25 फैक्टर होते हैं। उतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, जिसमें से देखा जाता है कि आपका कितना बीज का मूल्य पड़ा, कितना उर्वरक का मूल्य पड़ा, उसका खुद का ज़मीन है कि किसी के अंडर में अधबटाई के रूप में कर रहा है, उस समय पेट्रोल का क्या कीमत था, उस समय बिजली का क्या कीमत था, उस समय डीजल का क्या कीमत था, वगैरह वगैरह। मीन्स CACP पूरा का पूरा एक लेखा बनाती है कि यह कृषि कार्य करने के लिए, इस फसल का कृषि कार्य करने के लिए प्रति क्विंटल कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये सर्वे करती है। ठीक है, और ये सर्वे करके रिकमेंड करती है किसके पास? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? CCEA। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं ये देश के कौन होते हैं? जो चेयरमैन होते हैं ये देश के कौन होते हैं? आपके PM। और जब फाइनल अप्रूवल हो जाता है कैबिनेट के द्वारा, फिर PM के पास पहुंचती है और PM उस पर अप्रूव करते हैं, फिर ये घोषित हो जाता है आपका MSP। तो MSP पर ये आप समझ में आ गया टोटल बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि MSP जो है से आपको किसान को क्या लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा? आखिर क्या समस्या है किसानों में अभी हाल में, क्यों वो विरोध कर रहे हैं कृषि बिल 2020 का? तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, किसान को ये चीज़ लग रहा है कृषि बिल 2020 में कि कहीं ना कहीं MSP को सरकार ख़त्म करने के लिए एक साजिश कर रही है, लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज ना कल किसानों के वास्तविकता समझ में आएगा कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि किसानों का आय 2022 तक दोगुना करने के लिए जो भी कदम उठाई जा रही है वो सही है। ठीक है, और इसमें कहीं भी आपका किसानों का हक जो है उस पर कहीं कोई प्रहार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कृषि बिल 2020 पर हम एक वीडियो भी बनाए हुए हैं जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस पर एक बार देख लीजिएगा। आइए, दो चीज़ जो है, ये क्या दो चीज़ हैं जिस पर किसान को लग रहा है कि नहीं उनके साथ परेशानी उत्पन्न हो रही है कृषि बिल 2020 में, उस पर चर्चा करते हैं, दो फैक्टर पर। पहला फैक्टर ये है कि पहले होता ये था मंडी। ठीक है, मंडी जो होते थे, इसको सरल भाषा में समझिए, जो मंडी होते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी, इसे मोटा मोटी हम लोग समझे मंडी कहते हैं। और ये 1965 से चली आ रही है।
जो भी किसान होते हैं जिन्हें अपना उपज बेचना होता है सरकारी एजेंसी में, वो सीधे कहाँ जाते हैं? मंडी के पास। और इस मंडी में जो होते हैं ये एजेंट होते हैं। यही है आपका मिडिल मैन। ये कमीशन लेते हैं किसानों से करीब 5%, और फिर कमीशन लेके वो सरकारी एजेंसी को बेचते हैं। मतलब सबसे पहले किसान किसके पास जाएगा? मंडी जाएगा। मंडी में वो नेगोशिएशन किससे करेगा? दलालों से। और फिर वो दलाल कहाँ बेचेगा उस फसल को? ठीक है, कम दाम में खरीदेगा और ज़्यादा दाम में कहाँ बेचेगा? जो मिनिमम एमएसपी जो है वहाँ पे एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत वो सरकारी एजेंसी में बेचेगा। खरीद रहा है कम दाम में और बेच रहा है एमएसपी के रेट पे। ठीक है, तो यही चीज़ जो है मिडिल मैन जो है, अब ये इनका रोल क्या हो जा रहा है कृषि बिल 2020 में? ख़त्म। क्योंकि ये सुविधा ऑनलाइन भी होने जा रहा है कि किसान अगर झारखंड के हैं तो झारखंड के अलावा अन्य राज्य में भी वो बेच सकते हैं। ठीक है, वायदा कारोबार के तहत, फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग के तहत। ठीक है, और ये दर पहले ही तय किए जाएंगे। तो एक एग्रीमेंट होगा, इस पर वीडियो भी बना हुआ है, हमारे द्वारा बनाया गया है। तो कहीं भी किसान अपना फसल को बेच सकता है जहां उससे लगे कि नहीं हमको यहाँ अधिक लाभ हो रहा है, भारत देश के कोई भी राज्य में कहीं भी। और ये क्रय विक्रय में कोई भी अतिरिक्त कर उन्हें देना नहीं होगा, ना सेल्स टैक्स देना होगा, ना एक्साइज ड्यूटी, ना कस्टम ड्यूटी, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो किसान आप सीधे अपना फसल जो है मंडी में बेच सकता है कहीं भी, इसे मिडिल मैन का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल मैन को है। ठीक है, और इसीलिए किसानों के द्वारा ये कृषि बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। दूसरा बात ये भी है कि जो मिडिल मैन है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, वो लोग किसानों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल किसान उनके पास पहुंचते हैं, साल में 2 बार, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल, तो उनके साथ एक संबंध बना हुआ है। तो जब भी किसानों को लगता है कि नहीं मेरा बेटी का शादी होने वाला है तो एडवांस में कुछ ऋण ले लें, तो वही मिडिल मैन से वो ऋण ले लेते हैं और बाद में वो फिर एडजस्ट हो जाता है उनके बीच जो भी लेन देन होती है उस पर। तो इसलिए किसान को भी लगता है कि नहीं, इमरजेंसी में तो हमको एजेंट और दलाल ही काम देते हैं, सरकार तो काम देती नहीं है। इसलिए क्या है कि लोग के पक्ष में हम आ जाएं, क्योंकि मेरे साथ होते हैं मिडिल मैन। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में साथ देते हैं। इसलिए ये जो बिल है कृषि बिल 2020 का विरोध हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कृषि बिल 2020 जो है पूरा का पूरा ये किसानों के आय को बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया कानून है। और आज न कल जो है ये चर्चा जो बना हुआ है कि नहीं एमएसपी सरकार ख़त्म करने वाली है, सरकार 1000 बार बोल रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं करने वाली है। सरकार को ये भी चाहिए कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, ये सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट को थोड़ा कानून में जोड़ देता तो किसान भी आश्वस्त हो जाते कि नहीं ये एमएसपी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन किसान को ये विरोध करने का ये कारण नज़र आ रहा है कि एमएसपी के बारे में काहे नहीं लिखा गया है कानून में कि ये ख़त्म नहीं होगा। अभी अगर लिख दिया जाता तो हम विरोध नहीं करते। इसलिए सरकार को दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा, अपना पक्ष भी उसको अच्छे से रखना पड़ेगा किसानों के सामने, और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी से संबंधित उस पॉइंट को भी जोड़ देना चाहिए कानून के रूप में, ताकि किसान को साफ साफ समझ में आए कि एमएसपी ख़त्म नहीं होने वाला है और अपना वो कृषि कार्य में जुट जाएंगे। ठीक है, तो हमको यही उम्मीद हम करते हैं आपसे कि एमएसपी समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जो भी आपके पास जो भी डाउट है उन्हें हम क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
चलिए पढ़ाई जारी रखें। एनटीपीसी और रेलवे का एग्ज़ाम होने वाले हैं 28 दिसंबर से, ठीक है। तो इसका एडमिट कार्ड भी आएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।